नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 19 की, जो हमारा कल वाले वीडियो में पूरा हो जाएगा। आज हम इसके जो नया टॉपिक है जैव विविधता पर संकट, जैव विविधता पर संकट की बात करते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर किस प्रकार का संकट है और वो संकट जो है वो उन जीवों अर्थात जंतु और पेड़ पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसकी बात हम करेंगे। प्रकृति में वनस्पति एवं जंतुओं का विलुप्त होना जो है अर्थात नई प्रजातियों का पैदा होना एक प्राकृतिक घटना है। इस बात का सभी को पता है कि ये प्राकृतिक घटना होती है जिसके द्वारा प्रजातियां विलुप्त होना और नई प्रजातियों का बनना चलता रहता है। सामान्यतः अगर हम एक स्तनपायी ममेलिया की विलुप्तता दर की बात करें तो वो 400 वर्ष तथा चिड़िया प्रजाति की अगर बात करें तो 200 वर्ष। 400 वर्ष और वो है 200 वर्ष चिड़िया की। ये ममेलिया स्तनधारी और ये एवीज वर्ग की है। इसके साथ हम बात करते हैं वर्तमान में इस पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा है इन वर्षों पर। देखिए कैसे वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से ये दर यहाँ तो 1000 चली गई, 1000 वर्ष, और यहाँ ये 1000 से मतलब 10,000 गुना तक बढ़ गई है, जिसके कारण जैव विविधता में तेजी से कमी आ रही है। जैव विविधता में क्या हो रही है? तेजी से कमी आ रही है। एक अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में 1600 के बाद, सन 1600 के बाद 420 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज 2020 चल रही है, 1600 के बाद से अब तक 420 सालों के अंडर में लगभग 700 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। लगभग 700 प्रजातियां अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी के साथ आज लगभग 4000 जंतु जातियां, कितनी? 4000 जंतु जातियां तथा 60,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 60,000 पादप जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। क्या है? विलुप्त होने की कगार पर। जो जैव विविधता हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो पृथ्वी पर प्रत्येक 8 में से एक चिड़िया, 8 में से एक चिड़िया, ध्यान से देखना इसको, एक चिड़िया, 4 में से एक स्तनधारी, ठीक है। इसी प्रकार 4 में से एक शंकुधारी वृक्ष, इसी प्रकार 3 उभयचर में से एक उभयचर और प्रत्येक 7 समुद्री कछुओं में से 6 समुद्री कछुए विलुप्त होने की कगार पर हैं, अर्थात विलुप्त होने का खतरा उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ चिड़ियाँ जो हैं वो 8 में से एक विलुप्त होने की कगार पर हैं, स्तनधारी 4 में से एक, शंकुधारी वृक्ष 4 में से एक, उभयचर 3 में से एक, और जो समुद्री कछुए हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत है, 7 में से 6। इसी प्रकार बहुत सारी
वनस्पतियां हैं जो खतरा उठा रही हैं। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो भारत में एशियाई चीता, कौन सा चीता? एशियाई चीता, ठीक है, ज्वाइन गोवांडा, ज्वाइन गेंडा, हिमालयी कवेन, पिंक हेडेड डक पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, जो अब हमें नहीं मिलते हैं, जो एक प्रकार से जैव विविधता पर संकट है। ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब जैव विविधता पर ये जो हमने पढ़ा है, ये संकट क्यों आ रहा है, इस संकट के क्या कारण हैं, उन कारणों की अभी हम बात करते हैं। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। हम इनको विस्तार से समझेंगे। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। देखिए, प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटाट का नष्ट हो जाना, कहने का मतलब है प्रकृति जो होती है वो प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास का निर्धारण करती है, जिसमें प्रत्येक जीव अपना जीवन यापन करता है, जहाँ पर उसे उसकी आवश्यकता अनुसार भोजन मिलता है, जिसमें रहकर वह प्रकृति के नियमों को अपनाकर अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत करता है और अपनी संख्या में भी वृद्धि करता रहता है। लेकिन इस समस्या के सामने विश्व की बढ़ती जनसंख्या, विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किसके लिए? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन प्राकृतिक आवासों को क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। देखिए, इन प्राकृतिक आवासों को मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है और वहाँ पे आबादी एवं कृषि भूमि का विस्तार किया जा रहा है। कृषि भूमि का क्या किया जा रहा है? विस्तार किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे जीव जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं और कुछ तो इस समस्या की वजह से विलुप्त भी हो चुके हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक आवासों के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने सबको रहने के लिए स्थान दिया है, आवश्यकता अनुसार जीवन में काम आने वाली वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई हैं, लेकिन मानव के मोह ने अन्य प्राणियों के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर रखा है। हम लगभग 8 कारण पढ़ेंगे जैव विविधता पर संकट के। उसमें लगभग 90% कारण मानव के द्वारा होते हैं। तो इसलिए हमें प्राकृतिक आवासों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर हम बात करें एक उदाहरण की, तो पृथ्वी पर 50 लाख से 3 करोड़ प्रजातियां हैं, जिनमें से 25% से अधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं। देखिए, पृथ्वी पर 50 लाख से 3 करोड़, उनमें से 50% उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती हैं, किंतु आज ये वन 1.7 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से काटे जा रहे हैं। कितनी दर से? 1.7 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष। यह सैटेलाइट बताता है। सैटेलाइट के माध्यम से गवर्नमेंट इसकी जानकारी लेती रहती है। इन पे बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं, जिनको हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। जैव विविधता के संरक्षण में उनका अध्ययन करेंगे। बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि इसी तरह अगर इन उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई होती रही तो वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 30 वर्षों में, कितने वर्षों में? आने वाले 30 वर्षों में
5 से 10% वनस्पति व जंतु प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे हमें देखने को नहीं मिलेंगे पृथ्वी पर। इसीलिए हमें प्राकृतिक आवासों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यूरोप में आपको मैं बता देता हूं, यूरोप में वनों की कटाई से पिछले 60 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 60 वर्षों में, यूरोप की बात कर रहे हैं, वर्षों में 50% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। किसकी? कवक की। अपनी जगह हर जीव इंपॉर्टेंट है, चाहे कवक हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे फफूंद हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्की हो, सब अपनी अपनी जगह प्रकृति के लिए सभी आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर जो है वो है प्राकृतिक आवास विखंडन। प्राकृतिक आवास विखंडन। प्राकृतिक आवास विखंडन। प्राकृतिक आवासों का विखंडन मानव द्वारा किया जा रहा है अपनी आवश्यकताओं, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के प्राकृतिक आवासों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, गैस पाइपलाइन, नहर, विद्युत लाइन, बांध, खेत आदि के निर्माण के लिए इन प्राकृतिक आवासों को काट कर बनाए जा रहे हैं, जो एक प्रकार से प्राकृतिक आवासों का विखंडन है, जिनसे इन वन्य जीवों की क्रियाकलापों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, जो इनके लिए संकट है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो एक भारत के अंदर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान से रेलवे लाइन गुजरती है एक, और इस दूधवा राष्ट्रीय उद्यान से उस रेलवे लाइन से प्रतिवर्ष अगर हम बात करें तो आधे दर्जन मतलब 6 बाघ व अनेक छोटे छोटे बाघ दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, जिस पर प्रशासन का कोई काम नहीं हो रहा है। एक तरफ टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी आवश्यकताओं के लिए उन्हीं टाइगरों को मारा जा रहा है, उन्हीं टाइगरों को दुर्घटना का शिकार बनाया जा रहा है, उनके प्राकृतिक आवासों के साथ छेड़खानी की जा रही है। 3 नंबर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन, ये भी मानव, इसमें भी मानव आता है, कहीं भी चले जाइए मानव मिलेगा आपको। आज पृथ्वी पर मानव की गतिविधियों से बहुत सारी ग्रीन जो हाउस गैसें हैं, CFC, CO2, CO, ये गैसें हैं, इनकी मात्रा बढ़ रही है। CFC, CO2, CO, मेथेन, इनकी मात्रा बढ़ रही है, और इनकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या है? बढ़ रहा है, और समुद्र के जल स्तर से बढ़ने से बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बहुत सारे वनों में रहने वाले जीव पर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मानव अभी भी नहीं मान रहा है, वो अपनी गतिविधियों को ज़्यादा बढ़ावा ही दे रहा है, उनको कम नहीं कर रहा है। लेकिन वर्तमान में प्रकृति के एक कोरोना नामक वायरस ने सबकी गति को रोक रखा है, सबकी गति पे विराम लगा रखा है।
बहुत सारे व्यक्तियों की जान भी चली गई है। प्रकृति के साथ अगर हम लोग खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति कुछ ना कुछ हमारे साथ जरूर करेगी। पूरी दुनिया पूरे 24 घंटे भागा दौड़ में रहती थी, उसको रोक के रख दिया गया। हम भी रुके हुए हैं, इसीलिए आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रकृति के साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति जरूर बदला उसका लेगी। वो किसी भी रूप में हो सकता है, प्लेग के रूप में हो सकता है, कोरोना के रूप में हो सकता है, या फिर अन्य किसी वजह से हो सकता है। 4 नंबर बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। इन 40 दिनों में पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम हुआ है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण जो है सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधों, खुद मानव के लिए हानिकारक बना हुआ है, जिससे बहुत सारी वनस्पति प्रजातियां, बहुत सारे जंतु प्रजातियां इस पर्यावरण प्रदूषण को सहन नहीं कर पाने की वजह से विलुप्त हो रही हैं, जिसमें भी मुख्य कारण मानव है। पेड़ पौधों के द्वारा या किसी अन्य जंतु के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें भी किसका रोल है? मानव का। 5 नंबर प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं का यूज अंधाधुंध कर रहे हैं, जिससे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। हम आवश्यकता से ज़्यादा उनका यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, जीव जंतुओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं, उनका अनियंत्रित जो है विदोहन कर रहे हैं, जिससे ये आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे। इसी पर अगर एक बात करें तो वर्ष 1983 में भारत ने 3600, अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो यूरोप व उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों, ये मैंने आपके नोट्स में नहीं लिखा है, ध्यान रखना, मैं इसको नोट लगा के लिख दूंगा। मेंढक की टांगों का उपयोग खाने के स्वाद बढ़ाने के लिए होता था, और भारत समेत कई एशियाई देशों में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है, टांगों का निर्यात करते हैं। तो वर्ष 1983 में भारत ने 3650 मीट्रिक टन मेंढक की टांगें निर्यात की, जिसके कारण जंगलों में मेंढकों की संख्या कम हो गई। ऐसे में कीट जने मेंढक खाते थे, उनकी संख्या अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। जिनको मेंढक खाते थे वो कीट बढ़ गए, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन था वो गड़बड़ा गया। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए दिनांक 1 अप्रैल 1987 को इंडियन गवर्नमेंट ने मेंढकों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया। 1 अप्रैल 1987 को रोक लगा दी गई। ठीक है, इसी प्रकार और हम बात करें, इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं 6 नंबर बात करते हैं कृषि एवं वानिकी। कृषि व वानिकी में व्यवसायिक प्रवृत्ति। आज हम कृषि के रूप में और वानिकी के रूप में व्यवसाय बिजनेस करने के लिए हम बहुत ही सीमित अच्छी नस्ल वाले पेड़ पौधे और जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका यूज नहीं होने से वो नष्ट होने के कगार पर हैं। 7 नंबर बात करते हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। विदेश से किसी प्रजाति का अगर प्राकृतिक आवास में स्थानांतरण हो जाता है तो वो उस प्रजाति के लिए हानिकारक होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जलकुंभी जो अंग्रेज 1807 में भारत लाए थे और कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में लगाया था, धीरे धीरे ये फैल गई। ये जलीय पौधों, अन्य जलीय पौधों के को नष्ट कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं गाजर घास, जिसे अमेरिका से गेहूं के साथ 1950 में लाया गया था। जो विश्व की सबसे खतरनाक खरपतवार गाजर घास
के रूप में गिनी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार और उदाहरण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हिरणों का झुंड छोड़ा गया था। हिरणों को झुंड को छोड़ा गया, लेकिन ये नहीं देखा गया कि वहाँ पे उनका भक्षक कोई नहीं है, तो वहाँ हिरणों की संख्या बढ़ गई। उन्होंने सभी पेड़ पौधों को चपट कर दिया और भूख के मारे फिर खेतों की ओर गमन करने लगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो दुविधाएं हैं वो आई हुई हैं। अगला लास्ट है अंधविश्वास एवं अज्ञानता। बहुत बड़ा आज हमारे भारत में अगर माने तो अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। जैसे कुछ लोग मानते हैं, अज्ञानी लोग, कि मनुष्य की बोली को समझने वाला गागरूनी तोते होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के रखते थे, और उसी कारण आज वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। संख्या बहुत कम हो चुकी है। इसी प्रकार गोडाउन पक्षी का शिकार यौनवर्धक के रूप में समझने के कारण किया जा रहा है, जिससे आज वो संकटग्रस्त जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में गोइरा जिसे बोलते हैं, उसके ऐसा मानते हैं कि सांस जहरीली होती है, जिसके कारण उसे देखते ही मार देते हैं। तो ये बहुत सारी संकट की परिस्थितियाँ जैव विविधता पर बनी हुई हैं, इनमें हमें ध्यान रखना है। ऐसी भ्रामक, ऐसी प्रतिकूलित अवस्थाएं जैव विविधता के लिए नहीं बनानी चाहिए। आगे हम बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।